So good evening, everyone. So in today's lecture of genetics, we'll start with mutation. ठीक है कि म्यूटेशन क्या होता है और इसमें हम अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक म्यूटेशन क्या होती है आपकी। ठीक है। सो जो ये वाला टॉपिक है आपका म्यूटेशन, इसमें हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की बात करते हैं। ठीक है कि बेसिकली जैसे हम म्यूटेशंस को हम टू टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। होते हैं जीन म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस, एंड द अदर टर्म दैट वी यूज इज योर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, एक टर्म होती है जीन म्यूटेशन और एक टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज योर क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है। सो जीन म्यूटेशन वो होती है दैट अफेक्ट ए जीन, मतलब जिसमें जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया, दैट अफेक्ट ए जीन। सो इसमें जैसे हम पढ़ेंगे आपकी जैसे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन जिसमें मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड दूसरे से सब्स्टिट्यूट हो गया, या फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, जीन म्यूटेशंस की अगर हम बात करें, सो इन दिस विल स्टडी अबाउट सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। सो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज योर फ्रेम शिफ्ट। ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन में मेनली हम बात करते हैं आपका ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन की। सब्स्टिट्यूशन में हम किसकी बात करते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब एक प्यूरिन की जगह प्यूरिन और पिरिमिडिन की जगह पिरिमिडिन आ जाए। ठीक है, दैट इज ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन और पिरिमिडिन की जगह अगर आपकी प्यूरिन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। ठीक है। सो ट्रांजिशन वर्ड का क्या मतलब होता है, इफ ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, इफ ए प्यूरिन is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine. If a purine is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine, is replaced by pyrimidine, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांजिशन। If a purine is replaced by purine or pyrimidine is replaced by pyrimidine। जैसे अगर कहीं पर A है तो A की जगह G आ जाए, या G की जगह A आ जाए। और यहाँ कहीं पर अगर C है तो C की जगह आपका T आ जाए, या T की जगह C। तो इसे तो बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर म्यूटेशंस जो आपको देखने को मिलेंगी वो ट्रांजिशन होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसवर्जन की, ठीक है, ट्रांसवर्जन में क्या होता है, इफ ए प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine, if a purine is replaced by pyrimidine or a pyrimidine is replaced by purine, or a pyrimidine is replaced by purine, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांसवर्सन। अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ जाए या पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन। ठीक है। सो जैसे अगर आपका एडेनिन है तो उसकी जगह आपका सी या टी आ जाए, या ग्वानिन की जगह भी आपका सी या टी आ जाए। ठीक है। एंड इफ इट इज सी, तो सी की जगह एडेनिन या ग्वानिन आ जाए, या टी की जगह आपका एडेनिन और ग्वानिन आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांसवर्सन। ठीक है। इसके अलावा जब हम फ्रेम शिफ्ट की बात करते हैं तो फ्रेम शिफ्ट में विल टॉक अबाउट इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, क्योंकि इसमें या तो आप एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हो या डिलीट करते हो, तो उससे क्या होता है ना, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप इंफॉर्मेशन को रीड करते हो आरएनए में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। ठीक है,
सो इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन से क्या होगा, आपका फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी अभी हम देखेंगे। सो पहले मैंने आपको जीन म्यूटेशंस बताई। जीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है और फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। ठीक है, सो अभी इसमें हम और भी देखेंगे, जैसे म्यूटेशंस को जैसे ना अलग अलग क्लासीफाई किया होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे मैं आपको एक बेसिक सी म्यूटेशंस बताऊं, सो अलग अलग हम टर्म्स यूज करते हैं। जैसे एक होती है साइलेंट म्यूटेशन। सो वन टर्म वी हैव दैट इज साइलेंट, वन वी हैव मिससेंस, and one we have that is nonsense. Silent, missense and nonsense. ठीक है, तो अलग अलग टाइप की म्यूटेशंस होते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया साइलेंट, मिससेंस एंड नॉनसेंस। ठीक है, सो साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है? देखो, साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। ठीक है, और बट न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से के बाद भी आपका अमीनो एसिड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है कि एक ही अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या होते हैं, आपके कोडोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि CAU। ठीक है, CAU क्या बनाता है, वो हिस्टिडीन बनाता है। ठीक है, अब मान लो यू की जगह सी आ गया म्यूटेशन के बाद, और CAC भी क्या बना रहा है, हिस्टिडीन ही बना रहा है। तो इस म्यूटेशन में क्या हुआ, म्यूटेशन तो हुई कि यू की जगह आपका सी तो आया, बट देर इज नो चेंज इन अमाइनो एसिड। इसे बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन हुई है, बट पता ही नहीं लगेगा। मिस सेंस में जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने एक डिजीज पढ़ी थी, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मली जो कोडोन होता है वो होता है GAG। नॉर्मली क्या होता है आपका GAG, विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। GAG किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, और इसमें मान लो एक ही जगह यू आ जाए, तो GUG क्या बना देता है, आपका वैलिन। तो म्यूटेशन की वजह से देखो, जो ग्लूटामिक एसिड था वो एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। एसिडिक मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन जो वैलिन है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो इसकी वजह से देखो ना, सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से आपके RBC के सेल्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इसे बोलते हैं मिस सेंस। ठीक है, एक होते हैं नॉन सेंस। नॉन सेंस में जैसे हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि UGG। UGG जो एक ट्रिपलेट है, इट कोड्स फॉर ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लेकिन मान लो जी की जगह अगर ए आ गया, तो वो क्या बन गया, UGA। सो दैट इज योर स्टॉप कोडोन। ठीक है, तो स्टॉप कोडोन आने से क्या होगा, आपकी ट्रांसलेशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, सो नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होता है, जो भी एक कोडोन है उसकी जगह क्या आ जाता है, आपका स्टॉप कोडोन आ जाता है, और स्टॉप कोडोन आने से आपकी ट्रांसलेशन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, फिर इसमें एक और भी टाइप की हम म्यूटेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक होती है आपकी न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, न्यूट्रल, वन एग्जांपल वी हैव दैट इज न्यूट्रल म्यूटेशन। ठीक है, न्यूट्रल म्यूटेशन बेसिकली क्या होती है, सो न्यूट्रल म्यूटेशन में क्या होता है ना कि जैसे सेम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे मान लो अगर कहीं पर पहले फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है। ठीक है, आर्जिनिन की जगह हिस्टिडिन आ गया, क्योंकि आर्जिनिन भी बेसिक होता है, हिस्टिडिन भी बेसिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि अमीनो एसिड तो चेंज हुआ है, बट उनका नेचर सेम है। या आप ऐसा कह सकते हो कि कहीं पर पहले एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, और वो किस में चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड में। तो इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि इस अब जैसे आपने ये मिस सेंस पढ़ी, इसमें तो अमीनो एसिड का नेचर ही चेंज हो गया। पहले एसिडिक था, उसकी जगह पे हाइड्रोफोबिक आ गया। न्यूट्रल में क्या होता है, म्यूटेशन तो होती है और उसमें अमीनो एसिड भी चेंज होगा, बट because the nature of amino acid is same, so it may not will be going to affect that much activity of protein, मे बी वो इतना ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर ना लेके आए। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमने पहले भी डिस्कस करा था, जैसे एक हम कंडीशनल म्यूटेशंस बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऐसे म्यूटेशंस हैं, कंडीशनल म्यूटेशंस होते हैं। कंडीशनल म्यूटेशंस हमने पढ़ी थी जब हमने टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस की बात करी थी। टेम्परेचर सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेशंस।
तो ऐसे तो अलग अलग क्लासीफाई कर रखी हैं। एक जैसे म्यूटेशन होती है गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक म्यूटेशन का क्या नाम होता है, गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वन एग्जांपल वी हैव दैट इज ऑफ गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ठीक है। एक हम गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, एक हम लॉस ऑफ फंक्शन बोलते हैं। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे अंदर ना प्रोटोन को जीन्स होती हैं। प्रोटोन को जीन्स मतलब दे आर इनएक्टिव। प्रोटोन को जीन्स क्या होती हैं, जो इनएक्टिव होती हैं, प्रोटोन को जीन्स। लेकिन मान लो कोई म्यूटेशन हुई एंड ड्यू टू दैट म्यूटेशन वो किस में कन्वर्ट होगी, आपके ऑनकोजीन्स में। सो दैट इज योर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। प्रोटोन को जीन किस में कन्वर्ट होगी, ऑनकोजीन्स में, ठीक है। एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन। जैसे मान लो हमारे अंदर कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया P53। P53 क्या होती है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब इसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पा रही। पहले तो ये ट्यूमर को सप्रेस कर रही थी ना, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। बट ड्यू टू म्यूटेशन इसने अपना फंक्शन लॉस कर दिया, सो दिस इज लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो कई बार ये एक जीन है, मान लो वो पहले इट इज नॉट फंक्शनल, बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इट विल गेन इट्स फंक्शन, दैट इज गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जिसमें एक जीन है, पहले वो मतलब उसका एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, बट ड्यू टू म्यूटेशन उसने अपना फंक्शन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो उसे आप क्या बोलते हो, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात करी गेन ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस वो होती हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर या स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या होती हैं, म्यूटेशंस आर दोज इन विच number of chromosomes or in which structure or number of chromosomes are affected. Number of chromosomes are affected, जिसमें स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपके अफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वी हैव एग्जांपल ऑफ योर, जैसे एक एक सिंड्रोम होता है जिसे बोलते हैं क्राइडू चैट सिंड्रोम। इसमें जो बच्चा होता है ना, इट क्राई लाइक कैट। तो इसमें क्या देखा उन्होंने कि डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। ये जो सिंड्रोम होता है इसके पीछे क्या रीजन होता है आपका, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक होता है आपका, जैसे बाकी तो अलग अलग टाइप के सिंड्रोम है, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है आपकी एट 21st पोजीशन। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम ट्राइसोमी। ट्राइसोमी एट 21st पोजीशन। One we have that is Edward syndrome. Trisomy at 18th position. 18th position. One we have Peteyu syndrome. Trisomy at 13th position. तो ये सब आपके मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर, ये सब ऑटोसोम्स का नंबर इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव लाइक जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि सिर्फ फीमेल्स में होता है। सो इन दिस आपका एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, टर्नर सिंड्रोम, दैट इज योर 44+XO, ठीक है। वन वी हैव क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। सो क्लिनफिल्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं आपका, दैट इज 44+XXY, 44+XXY, ठीक है। और ये सिर्फ किस में होता है, आपके मेल्स में, ठीक है।
सो इन सब डिजीज के अंदर हमने क्या डिस्कस किया आपका, देर इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक तो हमने पढ़ी ना पहले जीन म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशंस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, उसमें सिर्फ जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब उसका सीक्वेंस चेंज हो रहा है, बट क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अंदर आपका क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर आपका अफेक्ट होता है। ठीक है, अब एक टाइप की म्यूटेशन और होती है जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज योर एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है, तो जेनेटिक एंटिसिपेशन में मैंने आपको क्या बताया था, देर इज expanding trinucleotide repeats, expanding trinucleotide repeats, expanding trinucleotide repeats। तो जेनेटिक एंटिसिपेशन हमने टॉपिक में क्या पढ़ा था कि एक तो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इज इंक्रीजिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड सेकंड वाज अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट। ठीक है, सो एक तो डिजीज मैंने आपको इसमें बताई थी, दैट वाज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, अभी दिसंबर 23 में से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, सो ये जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, इसमें जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन अकर्स इन ए जीन, म्यूटेशन अकर्स इन ए जीन कॉल्ड FMR1, called FMR1, and causes Fragile X syndrome, and causes Fragile X syndrome. So basically Fragile X syndrome में होता क्या है, तो दैट इज एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। ठीक है, सो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल होता है उसमें जैसे लेस देन 50 कॉपीज होती हैं। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं प्री म्यूटेशन। प्री म्यूटेशन मतलब जिनके अंदर रिपीट्स का नंबर तो ज़्यादा है बट स्टिल उनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, सो वो नंबर होता है 50 to 200। ठीक है, बट जिसको डिजीज है, और यू कैन से कि जो अब नॉर्मल है, उसके अंदर आपका नंबर जो होता है वो कितना होता है, दैट इज यूर ग्रेटर देन 200। ठीक है, तो इसमें जो रिपीट होता है दैट इज CGG। कौन सा रिपीट होता है आपका, CGG। ठीक है, तो CGG का नंबर जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा सिवेरिटी होती है। फिर एक हमने डिजीज डिस्कस की थी आपकी हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। तो मेन आप ट्रिपलेट याद रखना, जैसे हंटिंगटन डिजीज के अंदर नॉर्मल पर्सन के अंदर CAG की 9 to 37 कॉपीज होती हैं नॉर्मल पर्सन के अंदर। ठीक है, तो एन से यहाँ पे नॉर्मल लिख सकते हैं, और जिसको डिजीज है उसके अंदर हमने देखा है कि CAG की 37 to 121 कॉपीज होती हैं, दैट इज हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, थर्ड वी हैव दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में जो ट्रिपलेट आपका इंक्रीज होता है दैट इज योर CTG। ठीक है, सो ये सब डिजीज ऐसे एग्जाम्पल है कि जितनी ज्यादा सिवेरिटी होती है, मतलब जितने ज्यादा, क्योंकि डिजीज जो है ना इनके अंदर क्या है कि लेस टू मोर सीवियर, कि किसी के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बट इन सम ऑफ द पेशेंट्स इनके बहुत ही सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके आपको बॉडी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्या देखा, ये ट्रिपलेट का नंबर, जितना ट्रिपलेट का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर तो नॉर्मल पर्सन में भी होता है, मोर द नंबर ऑफ दिस ट्रिपलेट मोर विल बी द सिवेरिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जैसे म्यूटेशंस को ना हमने दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, एक होती है रिवर्स और एक होती है सप्रेसर। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स म्यूटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्रेसर म्यूटेशन? कि रिवर्स म्यूटेशन क्या होती है और आपकी सप्रेसर म्यूटेशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स म्यूटेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्रेसर म्यूटेशन? ठीक है, अब देखो रिवर्स का मतलब क्या होता है। मान लो एक
जीन है, मान लो हमने कह दिया ये एक जीन है, ठीक है। मान लो आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मान लो एक ए है, ठीक है। और मान लो म्यूटेशन के बाद यहाँ पर आपका जी आ गया, म्यूटेशन के बाद यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है। सो पहले वहां पर ए था, बट ड्यू टू म्यूटेशन वहां पर क्या आ गया आपका, जी आ गया, ठीक है। तो रिवर्स म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? रिवर्स म्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपने डायरेक्टली इसको रिवर्स कर देना है, जहां पर ओरिजिनल म्यूटेशन हुई है उसी को दोबारा आपने वहीं पे ठीक करना है। बट सप्रेसर का मतलब क्या होता है? सप्रेसर का मतलब ये होता है कि मान लो एक म्यूटेशन हुई, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक म्यूटेशन हुई, ठीक है, ये एक म्यूटेशन है, बट इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक और म्यूटेशन हुई। तो जो सप्रेसर म्यूटेशन मतलब वहां पर बिल्कुल उसको नहीं ठीक किया जाता जहां पे म्यूटेशन हुई है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक और म्यूटेशन की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, डबल म्यूटेंट। डबल म्यूटेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर ओरिजिनल म्यूटेशन भी है और म्यूटेशन को सप्रेस करने वाली म्यूटेशन भी है, ठीक है। बट इसका जो फिनोटाइप है ना वो वाइल्ड टाइप वाला ही आएगा। मतलब वाइल्ड टाइप वाले का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनली था। तो सप्रेसर म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन में क्या फर्क होता है? रिवर्स बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पर म्यूटेशन हुई है बिल्कुल उसको ठीक करना, बट सप्रेसर म्यूटेशन ओरिजिनल साइट पे जहां म्यूटेशन हुई है उसकी जगह एक जगह पे और म्यूटेशन होगी, ताकि ओरिजिनल म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस किया जा सके, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर कि सप्रेसर म्यूटेशन क्या होती है। तो लिखिए इसके बारे में, ए सप्रेसर म्यूटेशन, ए सप्रेसर म्यूटेशन is a genetic change. A suppressor mutation is a genetic change, is a genetic change that hides or suppresses the, that hides or suppresses the effect of another mutation, that hides or suppresses the effect of another mutation. This type of mutation is distinct from a, this type of mutation is distinct from a, is distinct from a reverse mutation, from a reverse mutation, comma, in which the mutated site, in which the mutated site changes back, changes back into the, changes back into the original wild type sequence, original wild type sequence, in which the mutated site changes back into the original wild type sequence. Okay. So a suppressor mutation occurs, a suppressor mutation occurs at a site, occurs at a site at a site distinct, distinct from the site of original mutation, distinct from the site of original mutation, site of original mutation, comma, thus an individual organism
thus an individual organism with a suppressor mutation, individual organism with a suppressor mutation is a double mutant. With a suppressor mutation is a double mutant, comma, possessing both the original mutation, possessing both the original mutation and suppressor mutation. तो उसमें ओरिजिनल म्यूटेशन भी है और आपकी सप्रेसर म्यूटेशन भी है. बोथ द ओरिजिनल म्यूटेशन एंड सप्रेसर म्यूटेशन, but exhibiting the phenotype of an unmutated wild type, of an unmutated wild type. ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल म्यूटेशन और सप्रेसर म्यूटेशन दोनों होती हैं, बट एग्जिबिटिंग द फिनोटाइप ऑफ एन अनम्यूटेटेड वन. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपकी, दैट इज नोन एज योर सप्रेसर म्यूटेशन. ठीक है, तो ये डबल म्यूटेंट होता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स और सप्रेसर म्यूटेशन में क्या फर्क होता है. अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट म्यूटाजेंस. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम बहुत सारे अभी केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ेंगे और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है. देखो ऑब्वियसली अगर हम म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं तो म्यूटेशंस कॉज कौन करते हैं, आपके म्यूटाजेंस. ठीक है, तो अभी जो हम मेनली पढ़ेंगे वो केमिकल म्यूटाजेंस पढ़ेंगे कि वो अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो म्यूटेशन करते हैं. ठीक है, उन केमिकल्स में जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, वी हैव सम बेस एनालॉग्स, कुछ बेस एनालॉग्स होते हैं. वी हैव सम यू कैन से डीएमिनेटिंग एजेंट्स जो अमीन ग्रुप को रिमूव करते हैं. वी कैन हैव सम alkylating agents, we can have some intercalating agents. तो ये सब क्या होते हैं, केमिकल्स हैं जो म्यूटेशंस करते हैं, इंटरकलेटिंग एजेंट्स. देन वन वी हैव फिजिकल. फिजिकल के अंदर जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होगी, ठीक है, आपकी एक्स रेज होगी. ठीक है, तो दोज आर द फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल यूवी रेज होगी, अल्ट्रावायलेट होगी आपकी. देन वी कैन हैव सम एक्स रेज. और बायोलॉजिकल की बात करें तो वायरसेस. सो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो म्यूटेशंस करते हैं एंड ऑब्वियसली दैट कैन लीड टू कैंसर. तो बायोलॉजिकल में हम वायरसेस की बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. सबसे पहले कई बार तो क्या होता है ना, ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनकी भी ना अलग अलग फॉर्म होती है. ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब थायमीन है. ठीक है, थायमीन ऑब्वियसली नॉर्मली किसके साथ पेयर करती है, ए के साथ. ठीक है, बट हमने क्या देखा कि अब एक रेयर फॉर्म होती है ग्वानिन की. ठीक है, उसमें ग्वानिन जो है वो टी के साथ पेयर कर जाता है. तो ये ना एक्चुअली अलग अलग ना इनकी फॉर्म्स होती हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल लीड टू म्यूटेशन. टी ने नॉर्मली तो ए के साथ पेयर करना है, लेकिन अगर वो जी के साथ पेयर कर गया तो वो म्यूटेशन है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो साइटोसिन है, वी नो दैट कि वो नॉर्मली जी के साथ पेयर करता है, बट हमने क्या देखा है कि एक रेयर फॉर्म में वो सी के साथ पेयर कर जाता है. जो सी है सॉरी, वो किसके साथ पेयर कर जाता है, ए के साथ पेयर कर जाता है, रेयर फॉर्म. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर ऐसी कुछ पेयरिंग होती है तो दैट विल लीड टू म्यूटेशन. ठीक है, क्योंकि टी ने वैसे ए के साथ पेयर करना था, बट अगर वो जी के साथ और सी ने जी के साथ करना था, अगर वो ए के साथ पेयर कर जाएगा तो दैट विल कॉज म्यूटेशन. ठीक है, अभी जैसे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ डीएमिनेटिंग एजेंट्स.
डीएमिनेटिंग का मतलब क्या होते हैं, जो अमीन ग्रुप को रिमूव करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके डीएमिनेटिंग एजेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके डीएमिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है। सो डीएमिनेटिंग में अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अलग अलग जो आपके नाइट्रोजनस स्पेसीज हैं उनके डीएमिनेशन से क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एडेनिन। ठीक है। सो जो एडेनिन होता है उसकी डीएमिनेशन से क्या बनता है, हाइपोजेंथिन। क्या बनता है आपका, हाइपोजेंथिन। एडेनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, हाइपोजेंथिन। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट ग्वानिन, ग्वानिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, जेंथिन। ग्वानिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, जेंथिन। थर्ड वी हैव योर 5 मिथाइल साइटोसिन। 5 मिथाइल साइटोसिन। अभी आया भी था नेट के पेपर में क्वेश्चन पहले कि 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, थाइमिन। एंड इफ इट इज साइटोसिन, तो साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, यूरेसिल। साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका, यूरेसिल। ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसमें इसका एग्जांपल बताऊं, ये जो 5 मिथाइल साइटोसिन है ना, ये तो पेयर करता है आपका जी के साथ। ये किसके साथ पेयर करता है आपका, जी के साथ। ठीक है। लेकिन ये जो थाइमिन है ये किसके साथ पेयर करता है, ए के साथ। ठीक है। एक्चुअली ये सब क्या करते हैं, ये जनरली जो डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन। ये कौन सी म्यूटेशन कराते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाए और pyrimidine की जगह pyrimidine। ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली ये ट्रांजिशन कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं पे सीजी है, तो सीजी की जगह क्या आ जाएगा आपका, टीए। ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि आपका जो डीएनए है, ठीक है, आपके पास जो भी डीएनए है, आपने कहा कि यहाँ पे जी है, तो ऑब्वियसली जी के सामने क्या होता है, सी होता है। जी के सामने क्या आपका, सी। जी के सामने क्या होगा, सी। ये नॉर्मल है। नॉर्मली जी के सामने आपका सी होता है। अब देखो, आप अभी हमने पढ़ा कि साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, यूरेसिल। ठीक है। अगर ये साइटोसिन है ना, अब ऑब्वियसली इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर साइटोसिन से आप NH2 हटा दोगे, ठीक है, हमने क्या करा दी, डीएमिनेशन। तो साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बन जाता है आपका, यूरेसिल। तो अगर यहाँ पर जी है, तो जी के सामने यहाँ पर क्या आ गया, यू। ठीक है। अब जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली चलो जो जी है, जी के सामने तो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है। लेकिन ये जो यू है, यू के सामने क्या आ जाएगा आपका, ए। यू के सामने क्या आ जाएगा, ए। अब जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, तो ए के सामने क्या आ जाएगा, टी। ठीक है। तो ओरिजिनली जहां पर जीसी था, ओरिजिनली जहां पर क्या था आपका, जीसी। ओरिजिनली यहाँ पे जीसी था, लेकिन डीएमिनेशन के बाद आप देखो ना, जब उसकी फर्दर रेप्लिकेशन होगी, तो वहां पर एटी आ गया। मतलब ऑब्वियसली जब आपने कहा था कि सी की डीएमिनेशन से यू बन गया, तो जब इसकी रेप्लिकेशन हुई तो यहाँ पर ए आ गया, और जब उसकी रेप्लिकेशन हुई तो उसके सामने क्या आ गया, टी आ गया। मतलब मैक्सिमम जितने भी हम एजेंट्स पढ़ेंगे ना, चाहे वो डीएमिनेटिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, वो सब ट्रांजिशन ही कराते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो भी हम केमिकल्स पढ़ेंगे ना, जैसे अभी हमने डीएमिनेशन की बात करी, ठीक है, जैसे एक नाइट्रस एसिड होता है, वो डीएमिनेशन कराता है। सो जो नाइट्रस एसिड है, तो आप कह सकते हो कि नाइट्रस एसिड ट्रांजिशन कराता है। मैं जितने भी अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, एक सिर्फ एक्रिडिन ऑरेंज को छोड़ के, एक्रिडिन ऑरेंज एक इंटरकलेटिंग होता है, वो सिर्फ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है। बाकी जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, सबके सब क्या करते हैं आपका, ट्रांजिशन। सबके सब क्या करते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है। अब एक जैसे एक होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल। ठीक है। जैसे इसमें फोर्थ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 5 ब्रोमो यूरेसिल। अभी ये इसकी ना दो फॉर्म होती हैं। ठीक है। एक होती है कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म में ये पेयर करता है ए के साथ। लेकिन अगर इसकी फॉर्म है इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म में पेयर करता है ये जी के साथ, तो ये भी ट्रांजिशन करा देता है। ठीक है। एक होता है 2 अमीनो प्यूरिन। ये
प्यूरिन है तो ऑब्वियसली ये टी के साथ भी पेयर कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है। तो ये जो टाइप के कंपाउंड होते हैं ना, जो मतलब जैसे अब ये कीटो फॉर्म में ए के साथ पेयर करता है, बट इनॉल फॉर्म में किसके साथ पेयर करता है, जी के साथ। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कहा कि आपके पास यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ए के साथ 5 ब्रोमो यूरेसिल आके लग गया। ठीक है, अब ये 5 ब्रोमो यूरेसिल की कौन सी फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल कीटो फॉर्म है। ठीक है, लेकिन मान लो अब ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जब इसकी मान लो रेप्लिकेशन हो रही है, सिर्फ मैं यही दिखाऊंगा। तो जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनॉल फॉर्म में। अब इनॉल फॉर्म में आप कह रहे हो किसके साथ पेयर करता है, जी के साथ। ठीक है ना, तो देखो ओरिजिनल डीएनए में तो जब ओरिजिनल होगा तो ए के सामने टी था। ठीक है, बट ये कीटो फॉर्म में इसके साथ ए के साथ पेयर कर गया। अब क्या हुआ, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इनॉल फॉर्म में किसके साथ पेयर कर गया, जी के साथ। तो अब जब जी वाला रेप्लिकेट करेगा तो उसके सामने सी आ गया। तो ओरिजिनली जहां पर एटी था, वहां पर क्या आ गया, आपका जी सी आ गया। तो ये जनरली जितने कंपाउंड्स है ना, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन। जैसे सबसे पहले ए के सामने ये आके लगा था, जब ये आके लगा था ये कीटो फॉर्म में आके लगा था, बट कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इनॉल फॉर्म में ये जी के साथ पेयर कर गया। तो जो जी वाला है वो सी के साथ पेयर करेगा। तो ये सब जितने कंपाउंड्स है ना, चाहे अभी हमने डीएमिनेटिंग एजेंट्स की बात करी, ये दोनों एक तरह से आपके बेस एनालॉग है, 5 ब्रोमो यूरेसिल और आपका 2 अमीनो प्यूरिन। ये सब क्या कराते हैं, आपका ट्रांजिशन। ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके ट्रांजिशन। ठीक है, अब हम एक दो टेबल्स बनाते हैं, और उसके बाद ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो म्यूटेशन ये कर रहे हैं, थ्योरेटिकली हम उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि नाइट्रस एसिड ने जो म्यूटेशन करी, तो क्या नाइट्रस एसिड उसे रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये एक टेबल है, तो वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो दो टेबल्स अभी हम बनाएंगे, तो वन बाय वन देखते हैं इसे। तो ये ना बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना आपको लर्निंग पार्ट इसके अंदर ज़्यादा है। आपको समझ होनी चाहिए कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है। ठीक है, सो जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। अब जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा जैसे ओरिजिनल बेस, वन वी हैव रिटन योर ओरिजिनल बेस। ये ओरिजिनल बेस कौन सा है, वन वी हैव योर म्यूटाजन। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इसमें एक मॉडिफाइड बेस कौन सा बनेगा, और मॉडिफाइड बेस जो है उसका पेयरिंग पार्टनर क्या होगा, मॉडिफाइड बेस एंड व्हाट विल बी इट्स पेयरिंग पार्टनर। तो जैसे ओरिजिनल बेस है आपका ग्वानिन, ग्वानिन, और यहाँ पर म्यूटाजन है फॉर एग्जांपल इथाइल मिथेन सल्फोनेट, ईएमएस। ईएमएस इज इथाइल मिथेन सल्फोनेट, इथाइल मिथेन सल्फोनेट। तो ये ग्वानिन को कन्वर्ट कर देता है O6 इथाइल ग्वानिन में, O6 इथाइल ग्वानिन। तो हमें पता है जी तो सी के साथ पेयर करता है, बट ये जो O6 इथाइल ग्वानिन है ये पेयर करता है टी के साथ, तो ये भी ट्रांजिशन करा देगा। देन वी हैव साइटोसिन। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि साइटोसिन की डीएमिनेशन से, यहाँ पर हम एक नाइट्रस एसिड यूज करते हैं HNO2, तो डीएमिनेशन से वो क्या बना देगा, यूरेसिल। अब यूरेसिल सी ने तो जी के साथ पेयर करना था, यूरेसिल के साथ पेयर करता है ए के साथ, तो ये भी ट्रांजिशन कराएगा। देन अगेन वी हैव साइटोसिन, और यहाँ पर म्यूटाजन होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। सो हाइड्रोक्सिल अमीन इज बेसिकली योर NH2OH। तो ये क्या बना देगा आपका हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन, और ये जो हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन है ये पेयर करता है ए के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, आपका ए के साथ। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है ये क्या कराते हैं आपका ट्रांजिशन, ये क्या कराते हैं आपका ट्रांजिशन। ठीक है, अब हम एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम बात ये करेंगे कि जो भी म्यूटेशन करी है उसको हम थ्योरेटिकली कैसे रिवर्स कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आप याद रखना अच्छे से। तो ये सब क्या है, ऑब्वियसली जी का पेयरिंग पार्टनर होता है सी, बट एल्काइलेशन इथाइलेशन होने के बाद टी हो गया, सी का पार्टनर होता है जी, बट यूरेसिल का ए। इधर भी सी का जी, बट हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन का ए। तो ये जितने कंपाउंड्स हमने लिखे ना, इसको आप जैसे ईएमएस लिखते हो, ये नाइट्रस एसिड है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। ठीक है, तो देखो जो भी अभी तक आपने पढ़े ना, चाहे वो ईएमएस है, चाहे वो नाइट्रस एसिड है, चाहे वो हाइड्रोक्सिल अमीन है, पहले जैसे हमने बात करी 2 अमीनो प्यूरिन की, और एक हमने किसकी बात करी 5 ब्रोमो यूरेसिल की। ये पांचों के पांचों क्या कराते हैं आपका ट्रांजिशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन, ऑल 5 ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन। एक अभी हम पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसे बोलते हैं हम एक्रिडिन ऑरेंज। तो जो एक्रिडिन ऑरेंज है वो एक इंटरकलेटिंग एजेंट है। सो ये जो एक्रिडिन ऑरेंज होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के लिए। रेस्ट ऑल ऑफ देम विल कॉज योर सब्स्टिट्यूशन वाली म्यूटेशन, ये सिर्फ क्या कराता है, फ्रेम शिफ्ट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दैट इज थियोरेटिकल theoretical reverse mutations, theoretical reverse mutations possible by theoretical reverse mutations possible by various mutagenic agents, possible by various mutagenic agents, mutagenic agents। ठीक है, सो इसमें हम जैसे एक तो लिखते हैं म्यूटाजन, वन वी हैव दैट इज टाइप ऑफ म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन, और एक हम लिखेंगे रिवर्सल ऑफ म्यूटेशंस बाय, रिवर्सल ऑफ म्यूटेशंस बाय। ठीक है, अब जैसे म्यूटाजन, जैसे अभी मैंने आपको अलग अलग बताया, जैसे एक हमने डिस्कस किया 5 ब्रोमो यूरेसिल, वन वी हैव 2 अमीनो प्यूरिन, नाइट्रस एसिड, EMS is ethyl methane sulfonate, hydroxyl amine, and one we have that is acridine orange। ठीक है, सो ये जो बे 5 ब्रोमो यूरेसिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये CG2 क्या करता है, TA ट्रांजिशन, 2 अमीनो प्यूरिन भी ट्रांजिशन कराता है, नाइट्रस एसिड भी ट्रांजिशन कराएगा, EMS भी, HA भी, बट जो एक्रिडिन ऑरेंज है वो क्या कराता है आपकी फ्रेम शिफ्ट, वो क्या कराता है आपकी फ्रेम शिफ्ट। और रिवर्सल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी हम ये सब एजेंट्स लिखेंगे, 5 ब्रोमो यूरेसिल, 2 अमीनो प्यूरिन, नाइट्रस एसिड, EMS, हाइड्रोक्सिलामीन एंड एक्रिडिन ऑरेंज। ठीक है, सो जो म्यूटेशन 5 ब्रोमो यूरेसिल ने करी है, उसको 5 ब्रोमो यूरेसिल आपका रिवर्स कर सकता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल भी कर सकता है, 2 अमीनो प्यूरिन भी कर सकता है, नाइट्रस एसिड भी कर सकता है, EMS भी कर सकता है, HA कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, एक्रिडिन ऑरेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सब पे भी, क्योंकि सभी ने ट्रांजिशन करा है ना, तो AP पे भी बिल्कुल सेम एप्लीकेबल है, नाइट्रस एसिड पे भी सेम एप्लीकेबल है, आपका EMS पे भी सेम एप्लीकेबल है। हाइड्रोक्सिल अमीन में बस एक फर्क है कि हाइड्रोक्सिल अमीन खुद की म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर सकता, माइनस माइनस। और फ्रेम शिफ्ट जो है, एक्रिडिन ऑरेंज ही खुद की म्यूटेशन को रिवर्स कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सी टेबल आपको याद रखनी है कि जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल ने म्यूटेशन करी है, बाकी जितने भी हैं, तो हाइड्रोक्सिल अमीन का बस थोड़ा है कि वो कर भी सकता है, नहीं भी, बाकी सारे, क्योंकि सभी ने ट्रांजिशन करी है, 5 ब्रोमो यूरेसिल है, 2 अमीनो प्यूरिन है, नाइट्रस एसिड है, EMS है आपका, हाइड्रोक्सिल अमीन है। ठीक है, इन सब ने क्या करी है आपकी
ट्रांजिशन, सिर्फ एक एक्रिडिन ऑरेंज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें ये हमारी होगी जनरली जीन म्यूटेशंस कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आपकी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। नेक्स्ट हम कौन सी देखेंगे, आपकी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, इसमें हम मेनली बात करेंगे आपकी एक तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन एंड व्हाट इज इन्वर्सन। एक हम ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे और एक हम किसकी बात करेंगे, मेनली इन्वर्सन की, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्सन, ठीक है। और इस पे बेस फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, ट्रांसलोकेशन में जनरली हम विल टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन, वन इज रेसिप्रोकल एंड वन इज योर नॉन रेसिप्रोकल। एक आपकी रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होती है और एक आपकी नॉन रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में जैसे क्या होता है कि मान लो आपके पास एक, मान लो एक क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे हमने मान लो ये एक क्रोमोसोम बनाया और ये एक और क्रोमोसोम बनाया, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा ए बी, बीच में सेंट्रोमियर है सी डी ई एफ जी, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो रेसिप्रोकल में जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, मान लो ये जो डी है वो यहाँ से ट्रांसलोकेट होके यहाँ पे आ जाए और पी क्यू उधर चला जाए। तो रेसिप्रोकल में एक तरह से क्या हो रहा है कि अगर एक का पार्ट दूसरे पे आ रहा है तो दूसरे का पहले पे भी जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी पी क्यू एफ जी, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एम एन ओ डी ई आर एस। तो इसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल, ठीक है। बट नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर भी लिखें ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर हम क्या लिखें अगर एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से आपका फॉर एग्जाम्पल ई एफ यहाँ से डिलीट हो गए, फॉर एग्जाम्पल वो आपका क्यू और आर के बीच में आ गया, तो एक तरफ से तो डिलीट हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एफ जी, या अगर ई एफ दिखा रहे हैं तो सी डी जी लिख देते हैं, सी डी जी। और दूसरे में क्या आगे हो जाएगा, एम एन, ये जो हम बीच में बना रहे हैं सेंट्रोमियर है, सो दैट विल बी ओ पी क्यू ई एफ आर एस। सो दैट इज योर नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल दो टाइप के होते हैं। तो रेसिप्रोकल में के अंदर एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे आ गया, दूसरे का पहले पे आ गया, और नॉन रेसिप्रोकल के अंदर जैसे क्यू और आर के बीच में क्या आ गया, आपका ई एफ चला गया, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन अभी हम पढ़ेंगे जिन्हें बोलते हैं हम रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस, ठीक है। कि रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन से रिलेटेड इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 में, तो एक क्वेश्चन वैसा बिल्कुल सिमिलर सा पहले भी आ रखा था। तो पहले हम देखते हैं रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस क्या होती हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस, so these are limited to acrocentric chromosomes,
ठीक है ना। जैसे हमारे अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। सो ये वाली जो ट्रांसलोकेशंस होती हैं, दे आर लिमिटेड टू acrocentric chromosomes only. They are limited to acrocentric chromosomes only. Acrocentric chromosomes only. ठीक है। तो एक्रोसेंट्रिक जनरली कौन कौन से होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 21 एंड 22। ठीक है। ऑब्वियसली ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनके अंदर जो शॉर्ट आर्म्स होती है, ठीक है, दीज क्रोमोसोम्स all have these chromosomes all have short arms, comma the p arms all have short arms, comma the p arms that largely are made up of that largely are made up of are made up of genes for ribosomal RNA, genes for ribosomal RNA. These short arms are these short arms are usually called satellites. These short arms are usually called satellites. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आपके सैटेलाइट्स। थर्ड पॉइंट, अब ये जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, इसमें जो साइज है, जैसे मान लो कोई ट्रांसलोकेशन 14 और 21 क्रोमोसोम के बीच में हो रही है, तो साइज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन वेरी। ठीक है। सो द साइज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स involved in translocation, the size of homologous chromosomes involved in translocation will differ. Involved in translocation will differ. Involved in translocation will differ. कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साइज है वो डिफर करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स ऑन द क्रोमोसोम involved in translocation, genes on the chromosome involved in translocation will show linkage, involved in translocation will show linkage with which it normally independently assort, with which it normally independently assort। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई, क्योंकि इसमें जो ट्रांसलोकेशन है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के बीच में हो रही है। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, मान लो एक क्रोमोसोम है आपका 14, मान लो ये मैंने 14 शो करा। ठीक है। और एक मान लो मैंने शो कर दिया 21। ठीक है, ये 21। ठीक है। अब मान लो कि ऑब्वियसली 14th क्रोमोसोम अलग है, 21 अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ कि इसका कुछ पार्ट, जैसे मान लो ये पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ से कट के इसके साथ जाके लग गया। ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर जो जीन थी और यहाँ पर जो जीन थी वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रही थी, लेकिन
क्योंकि अब ये वाला पार्ट इसी क्रोमोसोम पे आ गया, तो ये दोनों जीन्स क्या शो कर रही हैं, लिंकेज। क्योंकि लिंकेज की बात हम तब करते हैं जब जीन सेम क्रोमोसोम पे होती है। क्योंकि जब एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट कट के दूसरे पे जाके लग गया, तो पहले तो एक क्रोमोसोम 14 था, एक 21 था, सो दे वर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट वंस जब वो वहां से कट के दूसरे पे लग गया, तो वो क्या शो कर रहा है, आपका लिंकेज। ठीक है। ये जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जी बैंडिंग क्रोमोसोम्स। इट कैन बी identified by G binding chromosomes. It can be identified by G binding chromosomes, and it may lead to Down syndrome. जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस होती हैं, it may lead to Down syndrome. It may lead to Down syndrome. क्योंकि जब आप डाउन सिंड्रोम देखते हो जिसमें ट्राइसोमी होती है, तो ये ट्रांसलोकेशंस की वजह से ही कई बार वो जो क्रोमोसोम है वो आपके सेग्रीगेट नहीं कर पाते। ठीक है। सो इट मे लीड टू डाउन सिंड्रोम। तो ये कौन सी ट्रांसलोकेशन है हमारी, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन। तो इससे रिलेटेड भी एक बार ही क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन। अभी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, ये एक दो बार एग्जाम में आया है। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है उसका नाम है इन्वर्जन। ठीक है। इन्वर्जन नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो जीन का सीक्वेंस है वो इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अभी हम दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले इन्वर्जन करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रांसलोकेशन पे क्वेश्चन देखेंगे और आपका इन्वर्जन पे। ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट इन्वर्जन, इन्वर्जन नाम से पता लग रहा है कि सीक्वेंस इन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो इन्वर्जन जो है वो टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी पैरासेंट्रिक और एक होती है पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक और दूसरी कौन सी होती है आपकी, पेरिसेंट्रिक। सो जो पैरासेंट्रिक है, पैरासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेर इज नॉट इन्वॉल्व। इसके अंदर आपका सेंट्रोमेर इज नॉट इन्वॉल्व। सेंट्रोमेर इज नॉट इन्वॉल्व। ठीक है। अब सेंट्रोमेर इन्वॉल्व का क्या मतलब है कि नॉट इन्वॉल्व का, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाऊं इसका। सो जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है। और मान लो यहाँ पर अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं जीन्स का, तो जैसे ये बीच में आपका सेंट्रोमियर है। ठीक है। और मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया ABCDEF। ठीक है। अब मान लो कि इन्वर्जन के बाद डी ई की जगह आ जाए और ई डी की जगह आ जाए। ठीक है। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा आपका, ABCEDF। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे हम बनाए, तो ऐसे भी मैं आपको पेरिसेंट्रिक भी दिखाऊंगा क्या होता है उसमें। ठीक है। तो AB, तो इसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं है। सो ABCEDF। ठीक है। लेकिन जो पेरिसेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व होता है। पेरिसेंट्रिक में क्या होता है आपका, सेंट्रोमेर इज इन्वॉल्व। सेंट्रोमेर इज इन्वॉल्व। तो जैसे अगर इसके अंदर हम बनाए, सो दैट इज योर ABCDEF। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि योगी सेंट्रोमेर इन्वॉल्व है, तो B C की जगह आ जाए और C B की जगह आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ACDEF। तो इसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व है। ठीक है। सो जो पैरासेंट्रिक होता है, इसके अंदर आपके एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है। इसमें कैसे बनते हैं, एसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। ये भी आपको ना क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया होगा
क्योंकि थ्योरी तो सिंपल सी है। एसेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है, और डाइसेंट्रिक का मतलब जिसके अंदर दो सेंट्रोमियर है। तो इसमें एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इसमें जो गैमिट्स बनेंगे दैट विल बी योर नॉन वायबल। गैमिट्स कैसे होंगे आपके? नॉन वायबल। नॉन, क्योंकि आप देखोगे कुछ उसके अंदर इन्वर्जन होने से कई बार कुछ डुप्लीकेशन हो जाते हैं, डिलीशन हो जाती हैं। ठीक है। सो पैरासेंट्रिक में याद रखना एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनता है। ठीक है। लेकिन जो पेरिसेंट्रिक होता है उसके अंदर नो एसेंट्रिक एंड डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। नो एसेंट्रिक एंड dicentric chromosomes are produced. Dicentric chromosomes are produced. तो और इसमें भी गैमेट्स कैसे बनते हैं आपके? नॉन वाइबल। कैसे बनते हैं आपके? नॉन वाइबल। ठीक है। सो मेन पॉइंट जो यहां पर आपको याद रखना है कि पैरा के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, सॉरी नहीं इन्वॉल्व होता। जिसमें नहीं इन्वॉल्व होता उसमें एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनते हैं। लेकिन पैरी के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक नहीं बनते हैं। ठीक है। तो कई बार तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, बट कई बार आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से आप ये मान चलो ये थ्योरी है। ठीक है। देखो इसमें क्या शो कर रखा है। उसने आपको कहा कि द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी और द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड regarding chromosome pairing shown in the figure below and subsequent segregation during meiosis 1 in reciprocal translocation। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपको दिख रहा है ना ABCDEFG, ये आपका N1 है। ठीक है। और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये आपका N2 है। ठीक है। और ये जो 1 2 3 EFG है इसको आप लिख दो T1 और इसको आप लिख दो T2। ठीक है। अब क्या ना इनमें से कोई दो जाने हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पास 3 ways ऑफ सेग्रीगेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ना 3 ways ऑफ सेग्रीगेशन इन एनाफेज 1, एडजेसेंट 1, वर्टिकली इन द अबव फिगर। वर्टिकली का मतलब ऐसे कि N1 T2 एक सेल में चला गया और N2 T1 एक सेल में चला गया। ठीक है। सो और दूसरा होता है एडजेसेंट 2। एडजेसेंट 2 में क्या था? हॉरिजॉन्टली, कि N1 T1 एक सेल में चला गया और N2 T2 दूसरे सेल में चला गया। और तीसरा वे क्या होता है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है? तो अगर मैं इसको अलग से कलर में दिखाऊं, क्योंकि ऑल्टरनेट में ही आपके वाइबल गैमेट्स बनेंगे। ऑल्टरनेट में क्या होता है? N1 N2 एक साथ और T1 T2 एक साथ। ठीक है। N1 N2 एक साथ और T1 T2 एक साथ। ठीक है। अब इस चीज को आप समझिए क्या है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। T1 और T2 आपका एक साथ। देखो क्या है ना, कोई भी सेल है, अगर अगर गैमेट को वायबल होने के लिए उसको ABCDEFG और 1 2 3 5 6 7 8 सब चाहिए। ठीक है। अगर N1 N2 गया तो उसमें ABCDEFG भी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 भी है। अगर आप T1 T2 को देखो, अब T1 के अंदर 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 T2 के ऊपर है, और ABCD T2 के ऊपर है, EF और GF आपका T1 के ऊपर है। तो ये जो गैमेट्स बनेंगे ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन, ये वाले वाइबल होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? वाइबल। ठीक है। लेकिन जो आपने लिखा ना एडजेसेंट 1 और एडजेसेंट 2, अब एडजेसेंट 1 में क्या बना है? N1 T2। अब N1 T2 में देखें तो ABCDEFG ठीक है, ABCD, बट यहाँ 1 2 3 4 नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों जा रहे हैं तो 1 2 3 4 नहीं है, अगर ये दोनों जा रहे हैं तो ABCD नहीं है, तो वो नॉन वाइबल होंगे। अगर आप ऐसे देखो N1 T1 N2 T2, ABCDEFG 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8 नहीं है, और इधर देखोगे तो आपका EFG नहीं है। ठीक है। तो ये तीन टाइप की सेग्रीगेशन होती है, एडजेसेंट 1, एडजेसेंट 2। एडजेसेंट 2 रेयर होती है, और ऑल्टरनेट। ठीक है। सो सिर्फ जो ऑल्टरनेट वाला है ना उस केस में ही आपके वायबल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है। अब जैसे देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है, गैमेट रिजल्टिंग फ्रॉम एडजेसेंट 1 and 2 सेग्रीगेशन विल बी नॉन वायबल, क्योंकि उसमें डिलीशंस और डुप्लीकेशंस आए।
डिलीशन मतलब जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं N1 T2 के एग्जाम्पल लूँ, जैसे ABCD 2 बार है बट 1 2 3 4 है ही नहीं। जो अगर आप ये देखो ना N1 और T2, N1 T2 में क्या है, ABCD तो 2 बार आ गया, ABCD इधर भी है इधर भी है, बट 1 2 3 4 है ही नहीं, तो वो क्या हो गया आपका डिलीशन। तो ABCD की तो डुप्लीकेशन है, बट 1 2 3 4 डिलीट है। जो ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन से बनेंगे वो वायबल होंगे, क्योंकि उनके अंदर चाहे नॉर्मल क्रोमोसोम है चाहे ट्रांसलोकेटेड है, बट उनके अंदर सारी जीन्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक की तो हम यहाँ पर बात ही नहीं करते, ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक की बात करते हैं हम इन्वर्जन में। ठीक है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इसमें पूछा था आपसे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी अ, कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस, तो उसका आंसर है ABC। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये खुद में आप मान के चलो एक थ्योरी है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। इसको एक बार कॉपी में ड्रॉ करके ना, N1 कौन सा है, N2 कौन सा है, T1 कौन सा है, T2 कौन सा है। अभी रिसेंट भी एग्जाम में ऐसा सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं जो इन्वर्जन है कि इन्वर्जन में क्या होता है। इस पर बेस में आपको 2 क्वेश्चन ये वाले कराता हूँ, और एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन ना देखने में थोड़े ना अजीब लगते हैं, ठीक है, बट अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो दे आर कंपैरेटिवली इजी। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, देखो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ पैरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, और सॉरी पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक अभी हमने पढ़ा था कि पैरासेंट्रिक में क्या होता है आपका, पैरासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था ना पैरासेंट्रिक और पैरीसेंट्रिक। उसने क्या बता रखा है कि इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट ABCDEFG एंड ABFEDCG, मतलब इसमें इन्वर्जन हो रखी है। आप देख रहे हो ना, एक है ABCDEFG, एक क्या है ABFEDCG। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो सीक्वेंस है वो, जैसे अब F इधर आ गया, FEDC इन्वर्जन हो रखी है। तो ये आपको उसने डायग्राम दे रखा है, ये देखो ना ABCDEFG, और दूसरा कौन सा है ABCDEFG। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे अलग अलग कलर से करके दिखाता हूँ। एक है ये AB, देखो ये बीच में सेंट्रोमियर है आपका, यहाँ पे दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को मैं यहाँ पे कलर नहीं करता। ये देखो AB, आगे क्या जा रहा है आपका CD, और देखो ये जैसे जैसे जा रहा है आपका, मतलब पहले अभी क्रॉसिंग और मैं बाद में दिखाऊंगा, EF और G, दिस इज वन, जो ऊपर लिखा होता है ABCDEFG। और दूसरे वाले में उसने इन्वर्जन दिखा रखा है, तो दूसरे वाला अगर हम देखें तो दैट विल बी योर AB, दैट इज AB। ठीक है, और यहां पर उसने क्या दे रखा है FEDCG, ये दो आपको शो कर रखे हैं। ठीक है, तो एक का सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपने, तो इसमें से जो एक का सीक्वेंस है दैट इज ABCDEFG, और दूसरा इन्वर्जन है, इन्वर्जन वाले का क्या है आपका ABFEDCG। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अब इसको आप ध्यान से सुनो कि इस केस में होगा क्या। ठीक है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए था आपको। अब देखो इसमें क्या बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे लाइन जा रही है वैसे वैसे आपने साथ साथ चलना है इसके, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वैसे तो उसने पैरासेंट्रिक लिख दिया, तो इसका मतलब ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक तो बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपने कैसे करना होता है, तो आप जैसे यहां से स्टार्ट करोगे AB। ठीक है, दिस इज AB, गया, ये देखो क्रॉस इधर चला गया ना, B और A। अब इसमें देखो क्या हो गया, ABCD, ये क्रॉस इस तरफ आया, अब इसमें देखो दो सेंट्रोमियर आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको दूसरे वाला शो करूं, दूसरे वाले को आप जैसे चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, GCDFG, देखो इसमें सेंट्रोमियर ही नहीं है, तो ये कौन सा है, पैरासेंट्रिक। पैरा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनेगा। वो अगर डायग्राम आपको समझ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, जब पैरा लिख दिया तो ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक बनेगा ही बनेगा, तो बी गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें जो गैमेट्स होते हैं ना, जैसे अब एक तो उसने लिखा है ऑल नॉन वाइबल, ठीक है, तो ऑल नहीं होंगे, बेसिकली जो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट से बन रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो ना जो ए बी सी डी ई एफ जी है ये तो नॉर्मल सीक्वेंस था, ये इन्वर्टेड है, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ऑब्वियसली ये वाला तो वायबल होता ना, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी था। लेकिन जो नॉन वायबल किससे बनेंगे, आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए एंड डी। द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। एक क्वेश्चन, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, इस पे बेस्ड आया था आपका एग्जाम में। तो ये ना देखने में थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा उसको ध्यान से करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है, 31। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो उसने क्या लिखा है। देखो क्या होता है ना, एक बात, ये जो हम दिखा रहे हैं ना, इनके अंदर आपको इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट के बीच में ही दिखाते हैं कि एक नॉर्मल है एक इन्वर्टेड है। ठीक है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज मियोटिक पेयरिंग इन इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट, किसके बीच में वो दिखा रहा है, इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट, एंड ए पॉइंट वेयर सिंगल क्रॉसओवर हैज अकर्ड। ठीक है, कि उसमें सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पर आपका हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें हमें क्या देखना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर उसने कुछ पैरा पैरी नहीं मेंशन करा। ठीक है, बट इसको मैं कर देख के करता हूँ कि क्या इसमें हो सकता है। इसमें भी मैं ऐसे ही करूंगा, देखो ए बी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आप ऐसे स्टार्ट करो, जैसे इसमें आप देखो क्या होगा। ठीक है, जैसे इसमें भी आप स्टार्ट करो ऐसे ए बी, देखो ए बी सी, फिर ये सेंट्रोमियर, फिर डी। ठीक है, और ये कहाँ चला गया आपका, इस तरफ चला गया, ए बी सी डी ई एफ ए बी। ठीक है, और अगर मैं दूसरे वाला बनाऊं तो उसको आप कैसे कर सकते हो कि जी सी डी। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ई एफ जी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, इसमें आपका ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक नहीं बन रहा। अगर आप इसको ध्यान से बनाओगे ना, तो इसमें ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपका सी ओ डी तो गलत है, सी स्टेटमेंट भी गलत है और डी स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, सो अगर हम नीचे कॉम्बिनेशंस देखें तो इस केस में ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक नहीं बन रहा, सो दैट इज इंडिकेशन कि ये पेरिसेंट्रिक है। तो अगर आप देखोगे ना बाकी ऑप्शन में सी और डी तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, अब इसमें एक उसने क्या लिखा है कि द क्रोमोसोम हैविंग नॉर्मल जीन सीक्वेंस। देखो नॉर्मल उस केस में होगा ना, जैसे हम जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किसके बीच में होती है, वो तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम का नॉर्मल जीन सीक्वेंस होगा, इन्वर्टेड भी आएगा और डुप्लीकेशन डिलीशन भी होंगी। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे इसको सीक्वेंस देखोगे, ठीक है, जो हमने ये शो किया था आपका, देखो ये शो किया था ना हमने। अब इस केस में देखो ना ए बी सी डी, फिर दोबारा ई एफ बी ए, तो ये तो क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, जी इसके अंदर है नहीं। और दूसरे में आप देखो क्या है, दैट इज जी सी डी ई एफ जी, तो डिलीशन डुप्लीकेशन तो है। देखो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होते हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। तो तो जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो तो आपको नॉर्मल जीन सीक्वेंस ही देंगे। जैसे होता है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो दो दिखा रखे हैं कि अब ऑब्वियसली एक क्रोमैटिड आपका ये वाला होता है, जैसे अब एक क्रोमैटिड ये है दूसरा ये है, तो क्रॉसिंग ओवर तो हम सिर्फ नॉन सिस्टर में दिखाते हैं। तो जो आउट ऑफ टू क्रोमैटिड एक एक तो आपको नॉर्मली देगा। ठीक है, और दूसरे वाला आपको क्या देगा, दैट विल बी योर बेसिकली इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस। ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो पहले वाला क्रोमोसोम है ए बी सी डी एफ जी, वो तो नॉर्मली है, और दूसरे वाला कौन सा इन्वर्टेड है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, उसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन होंगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, वो इस बार एग्जाम में आया था, फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो ये फिगर गिवन बिलो
is of two homologous chromosome paired during meiosis, where one event of recombination occurred between two homologs. ठीक है, अब इसको जैसे अगर हम देखें, ठीक है, तो अब सबसे पहला एक स्टेटमेंट है कि द इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस फॉर एन इन्वर्जन। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस चीज को देखें तो ऑब्वियसली जैसे एक ABCDEFG है, ठीक है, दिस इज ABCDEF and G। ठीक है, और दूसरे वाला अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला है दैट इज यूर, अगर इसको हम देखें दिस इज ABCDEFG। ठीक है, तो ये बात यहाँ से आप एक चीज यहाँ पर लिख सकते हो कि एक को आपने क्या लिखा है, वन ऑफ इट इज ABCDEFG, और दूसरे को आपने क्या लिखा है, ABCDE, सॉरी AB, नहीं ऐसे ABEDCFG, क्योंकि इन्वर्जन वाला है ना दूसरा, तो इसको सॉरी हम लिखते हैं AB, क्योंकि मैं इस वाले को आपका लिख रहा हूं, सो दिस इज ABEDCEDCFG। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, द इंडिविजुअल इज हेट्रोजाइगस फॉर एन इन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्वर्जन है, ये ABCDFG है, ये ABTCEFG है। ठीक है, अब इसमें देखो कि बेसिकली आपका जो, देखो अब सेंट्रोमियर किसके बीच में है। ठीक है, अब इस केस में देखो आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप बना के देखोगे ना, जो देखो ABC क्रॉसिंग ओवर के बाद DEBA, बिल्कुल वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में करा। तो आप यहाँ से चलोगे ना, देखो AB, यहाँ से चलो आप ABC, और ये देखो क्रॉसिंग ओवर के बाद ये यहीं पे आ गया DEBA, तो इसमें डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक आपका बनेगा, और जिसमें डाइसेंट्रिक एसेंट्रिक बनता है वो पैरासेंट्रिक होता है, तो ABC भी करेक्ट है। अब इसमें कह रहा है ना एनाफेज 2 पे जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली उसके अंदर डिलीशन और डुप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी एनाफेज 1 पे तो पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स वो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड तो एनाफेज 2 पे करते हैं। ठीक है, और एक लाइन इसमें क्या है, इन्वर्जन्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज क्रॉस ओवर सप्रेसर। जैसे कई बार क्या होता है ना, नॉर्मली अगर इन्वर्जन हो जाए तो वो ना क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देते। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पैरासेंट्रिक और पेरिसेंट्रिक जो है, अब जैसे अब आप इसमें कह रहे हो एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बन रहा है, तो ये तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है तब एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बना, और एसेंट्रिक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम वाले सेल सर्वाइव नहीं करेंगे। तो एक लाइन कई बार ये भी होता है कि कई बार जब इन्वर्जन हो जाता है ना, तो वो क्रॉस ओवर को सप्रेस करता है, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस ओवर प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करने। लेकिन हमने जो केस दिखाया है उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, तो इसमें ABCDE सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, आप देख भी सकते हो ना ABC, तो देखो इसके अंदर तो ABC है ही सी, एक ही ऑप्शन में ABC तीनों है। ठीक है, इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट है, पैरासेंट्रिक है, और ये तो पक्का है। अब क्या होता है ना, एनाफेज 1 पे तो हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो कब सेपरेट करते हैं, आपके एनाफेज 2 पे। तो ऑब्वियसली जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बनेंगे भी सही, उनमें डुप्लीकेशन डिलीशन तो होगी। अब देखो ना यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बनेगा AB, एक A के बाद जैसे एक सेंट्रोमियर है, फिर B, फिर C, और C के बाद फिर क्या D के बाद E के बाद फिर B, फिर A। देखो इसमें तो ABCDE, ये बीच में नहीं आएगा, मतलब ABCDE, जो आपका ABCDE, फिर B, और B के बाद एक और सेंट्रोमियर, एक ये बनेगा। तो देखो इसमें डुप्लीकेशन है, अब इसके अंदर आपका EFG आया नहीं, डिलीशन भी है। दूसरे वाला देखो आपका क्या है, दैट विल बी योर, क्योंकि उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, उसमें आप लिख रहे हो जैसे GF, ठीक है, C, फिर उधर D चला जाएगा, फिर EFG, ये दोनों बनेंगे। तो इसमें देखो आपका इसमें AB नहीं है,
उसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपका एफ जी नहीं है। इसके अंदर देखो 2 सेंट्रोमियर है, इसके अंदर एक भी सेंट्रोमियर नहीं है। तो ये जब रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे तो उसके अंदर आपको डिलीशन डुप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। तो वैसे क्या होता है ना, वैसे अगर इन्वर्जन हो जाए ना, तो वो क्रॉस ओवर को, अगर मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो ए बी सी डी ई एफ जी, और इधर से भी ए बी सी डी, मतलब चलो ठीक है, कम से कम नॉर्मल जीन्स तो आएंगी ना। एक तो सीक्वेंस बदला है, एक तो सिर्फ सीक्वेंस चेंज होना, मे बी वो एक अलग बात है, बट जीन्स तो सारी है ना। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने से तो क्या हो रहा है, जीन्स डिलीट और डुप्लीकेट हो रही हैं, और एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका December 23 के अंदर, इवनिंग शिफ्ट के अंदर। सो दिस क्वेश्चन वाज कैरिंग 4 मार्क्स। ठीक है। तो आपको ना इन्वर्जन पे ना थोड़े ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, ये सेम है बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट आपको कराया, बट थोड़ा सा उनका वे ऑफ जो आस्किंग है वो आपका डिफरेंट है। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक म्यूटेशंस। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम आपका डीएनए रिपेयर के बारे में पढ़ेंगे।